क्लास 9। तो हम पढ़ रहे थे कल 4 वाक्य के भेद मैंने आपको करा दिए थे, जिसमें सबसे पहला था कथनात्मक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञार्थक वाक्य, चौथा इच्छार्थक वाक्य। ये मैंने कल आपको समझा दिया था। आज मैं 5वां कराने जा रही हूँ संभावनार्थक वाक्य, जिसमें संभावना की आशंका होती है। शैल बी, जिसमें संभावना की आशंका होती है, मतलब हो सकता है। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना का भाव व्यक्त किया जाता है। संभावना के अलावा वक्ता द्वारा इच्छा, कामना, अप्रत्यक्ष आदेश के भाव भी प्रकट किए जा सकते हैं। वे वाक्य भी सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे सरल या जटिल दोनों वाक्य हो सकते हैं। इन वाक्यों में इच्छा प्रकट की जाती है, कामना या अप्रत्यक्ष आदेश भी प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी उदाहरण देखिए। शायद आज बारिश आए, संभवतः ट्रेन मिल जाएगी, हो सकता है टिकट मिल जाए। शायद बारिश आए और हम लोग बारिश में नहाएं, संभवतः ट्रेन मिल जाए और हम कल तक पहुंच जाएं। हो सकता है टिकट मिल जाए और फिल्म देख पाएं। तो यहाँ पे सभी वाक्यों में संभावना व्यक्त की गई है, हो सकता है। संभावना के स्थान पर इन्हीं वाक्यों में कभी कभी वक्ता के मन में संदेह की भावना भी हो सकती है। तभी ये वाक्य जो है संदेहार्थक वाक्यों की कोटि में आ जाते हैं। कभी कभी इन वाक्यों में क्या होता है, जो बोल रहा है उसके मन का संदेह भी प्रकट होता है। तो जब संदेह प्रकट किया जाता है तो इसे हम संदेहार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अक्सर आश्चर्य, विस्मय, घृणा, हर्ष, प्रेम, शोक, भय आदि के जब भाव को व्यक्त करता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य के प्रारंभ में वक्ता के मुंह से विस्मयादि बोधक वाक्य कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जैसे अरे, उफ, हाय, धत। ये जो है ये विस्मय का अर्थ प्रकट करते हैं। आदि विस्मयादि बोधक अवयव उच्चारित होते हैं। तो ये अवयव हैं जो उच्चारित होते हैं। शुरुआत में अरे, उफ, हाय, धत इस तरह के शब्द का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं जिसे, एक पूर्ण विराम की तरह चिन्ह और नीचे में एक बिंदु। चूँकि ये वाक्य वक्ता के मुख से अनायास ही निकल पड़ते हैं, मतलब ये सोच समझ के नहीं निकाला जाता है, ये अनायास ही अचानक ही निकल जाते हैं ये शब्द। अतः यह रचना की दृष्टि से वाक्य प्राय सरल वाक्य ही होते हैं। जैसे कि इन वाक्यों को सरल वाक्य की श्रेणी में ही रखा जाता है, क्योंकि अनायास ही अचानक ही भाव प्रकट होते हैं। जैसे देखिए, अरे तुम कब आए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, धत यह तुमने क्या किया, उफ कितनी भयंकर गर्मी है आज, हाय दर्द के मारे तो मैं मर गया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य शर्तवाची वाक्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन वाक्यों में वक्ता किसी न किसी शर्त का विधान करता है। ये वाक्य प्रायः यदि, तो, अगर, तो अवयवों से जुड़े मिश्रित वाक्य होते हैं। अतः इस वर्ग में सरल वाक्य नहीं मिलते हैं। संकेतवाचक वाक्य में कभी भी सरल वाक्य हमें नहीं मिलते। इसमें संकेतवाचक ही वाक्य में जटिल वाक्य ही मिलते हैं। इसमें संकेत के शब्द ही मिलते हैं। जैसे कि यदि से शुरू होता है और तो से मतलब बीच में इसका आरंभ होता है। यहाँ पे 2 पद होते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देखिए आपको समझ में आएगा। यदि बारिश ना आई तो हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। तो यहाँ पे संकेत बताया गया है, संकेत किया गया है बारिश की ओर। यदि बारिश नहीं आई तो, अगर नौकरी मिल जाती तो, यदि बीमार ना पड़ता तो, अगर विदेश चले गए होते तो, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो। तो यहाँ पे संकेत प्रकट किया गया है कि अगर ऐसा होता तो, अगर वैसा होता तो। ये मिश्रित वाक्य होते हैं, मतलब यहाँ पे 2 वाक्य होते हैं। एक वाक्य उपवाक्य है और एक वाक्य प्रधान वाक्य।
ठीक है। तो इसमें यदि और तो का प्रयोग आपको साफ दिखाई देगा, इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अगला है निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता द्वारा कथनों का निषेध किया जाता है, अतः ये वाक्य निषेधात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। अब निषेध या मना करना या न का प्रयोग करना, ठीक है। हिंदी में निषेध को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में न, नहीं तथा मत अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में नकारात्मकता होती है तो इन शब्दों के द्वारा, जैसे न या फिर नहीं या फिर मत अवयव का प्रयोग करके हम उस निषेधवाचक वाक्य को पूरा करते हैं। इसमें नकारात्मकता दिखती है। जहाँ तक विधानवाची या कथनात्मक वाक्यों के निषेध की बात है तो इसके लिए नहीं अवयव का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ग में रचना की दृष्टि से सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरह के वाक्य होते हैं, सरल भी और जटिल भी। और विधानवाची या कथनात्मक या कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें हम न का प्रयोग करते हैं या नहीं का प्रयोग करते हैं वो निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे कि देखिए, बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो यहाँ नहीं यानी नकारात्मकता का प्रयोग है। उन्होंने नाश्ता नहीं किया। बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया और खाना भी नहीं खाया। तो यहाँ पे नहीं का प्रयोग देखने को मिल रहा है, जटिल वाक्य में भी और सरल वाक्य में। तो जहाँ नहीं का या ना का या मत का प्रयोग मिले उसे हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्यों में प्राय दोनों उपवाक्य के अलावा किसी एक उपवाक्य में निषेधात्मक अवयव नहीं का प्रयोग होता है। जैसे वह बीमार था इसीलिए नहीं आ सका। तो जब हम जटिल वाक्य का प्रयोग करते हैं तो इसमें नहीं जो है दोनों में से कोई भी एक वाक्य में आ सकता है। उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं नहीं आ सकूँगा। जहाँ तक न तथा मत निषेधात्मक अवयव के प्रयोग की बात है तो न का प्रयोग इच्छार्थक है, संभावनार्थक है तथा संकेतवाचक वाक्यों में, और मत का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में अधिक होता है। तो न का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इच्छार्थक, निषेधात्मक वाक्य देखिए, आप वहाँ ना जाए तो अच्छा है, ये इच्छा है, इच्छा प्रकट की गई है। और निषेध में मतलब नकारात्मकता में संभावनार्थक देखिए, शायद बारिश ना आए, नहीं आने की संभावना है। संकेतवाचक, यदि तुम नहीं आते तो मेरा काम बन जाता, यहाँ पे संकेत का प्रयोग किया गया। यदि तुम नहीं बोलोगी तो मैं भी बात नहीं करूँगा, यहाँ पे भी संकेतवाचक निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया है। जिन जटिल वाक्यों के दोनों उपवाक्य का निषेध किया जाता है, दोनों वाक्यों में न का प्रयोग किया जाता है, उनके दोनों उपवाक्य के प्रारंभ में न का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जब हम एक जटिल वाक्य लेते हैं और उसके दोनों उपवाक्य में न का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों के ही वाक्य के शुरुआत में आ जाता है। ना वह आई और ना अपने बेटे को ही भेजा, ना मेरे पास पैसे हैं और ना मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों ही उपवाक्य में न का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। मत अवयव का प्रयोग, निषेधात्मक आज्ञार्थक वाक्य, इसमें आज्ञा होती है। यहाँ मत बैठो, यहाँ से कभी मत जाना, उससे बात मत करो, आप उसकी बात मत सुनिए, तो यहाँ मत का प्रयोग मिल जाता है। तो ये क्या है? ये निषेधात्मक आज्ञार्थक, इसमें आज्ञा भी है वाक्य है। प्रश्नवाचक निषेधात्मक वाक्य, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? इसमें प्रश्नवाचक भी होता है और निषेधात्मक भी होता है, यानी कि प्रश्न किया गया है लेकिन नहीं का प्रयोग उसमें साथ ही है, ठीक है। अन्य निषेधात्मक वाक्य में न, मत तथा नहीं के प्रयोग के बिना भी अनुतान परिवर्तन से वाक्यों को निषेधात्मक बनाया जाता है। इन वाक्यों में प्रयुक्त प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नार्थक अर्थ न देकर निषेधात्मक अर्थ व्यक्त करते, इसमें प्रश्न न होकर के भी न का प्रयोग देखने को मिलता है। लिखित उदाहरण देखिए, थोड़े ही अवयव के प्रयोग से, मैं थोड़े ही उससे बात करना चाहता हूँ। देखिए न का प्रयोग है लेकिन ये दूसरे शब्दों में, जैसे कि थोड़े ही बात करना चाहता हूँ, वह थोड़े ही हमारे साथ आएगी, उसने थोड़े ही चोरी की है, थोड़े ही यहाँ पे निषेध है, क्योंकि ये बात तो कर रहे हैं कि नहीं उसने ये काम नहीं किया, लेकिन बात करने का जो तरीका वो थोड़ा सा अलग है। और अवयव का क्या प्रयोग है? थोड़े ही। क्या के प्रयोग से भी हम निषेध बताते हैं, क्या इस उम्र में क्या करेगी वो शादी, मतलब ये निषेध है कि नहीं अब वो इस उम्र में शादी नहीं करेगी।
निषेधवाचक शब्द का प्रयोग किए बिना भी हम इस वाक्य को नकारात्मक बताते हैं। अब क्या मानेगा वह मेरी बात? अब उससे मिलने से क्या फ़ायदा, मतलब उससे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहाँ के प्रयोग से, इस समय कहाँ मिलेगी दवाई, वह कहाँ बात करता है गरीबों से, क्यों के प्रयोग से। अब क्यों तुम सुनोगे मेरी बात, अब तुम क्यों चलोगे हमारे साथ, अब क्यों देगा वह पैसे, से रहा। अब तो ट्रेन मिलने से रही, अब तो शादी होने से रही, अब तो झूठ छुपने से रहा। तो इस तरह के शब्दों से भी एक अनुतान होता है। न का प्रयोग नहीं करके भी आप न में ही वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य को ही प्रश्नवाचक रूप में पूछते हैं। तो ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? ये निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। या आप जो भी आपको मैंने बताया था निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें न का प्रयोग होता है लेकिन न अनुतान में होता है, न को नहीं लिख करके उसी रूप में क्वेश्चन दूसरे अवयव से पूछा जाता है, प्रश्न। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसमें से आपको अभ्यास कार्य में मैं चौथा दे दूंगी, ये आप पूरा कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और इसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे। यहाँ 25 दिए हुए हैं, कुल मिलाकर आप 20 कर लीजिए, 20 में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कौन कौन से वाक्य हैं। धन्यवाद।